हमारे चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। आपातकालीन प्रावधान, भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं उनसे संबंधित। तो आपातकालीन प्रावधानों में दो भागों में हम इनको बांटेंगे। नंबर 1 आएंगे हमारे नंबर 1 है हमारे राष्ट्रीय आपातकाल, यानी अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। और उसके उपरांत आएंगे राज्य आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 356, और उसके उपरांत वित्तीय आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 360। तो सबसे पहले देते हैं हम इसका परिचय। संविधान के भाग 28 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध वर्णित है, जिनका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए केंद्र को मजबूत बनाना है। यह आपातकाल की एक खास विशेषता है कि आपातकाल जब भी लागू होता है तो उस समय राज्य की शक्तियाँ बहुत कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है और संपूर्ण शक्ति का केंद्र सरकार बन जाती है। केंद्र सरकार इसमें मजबूत नज़र आती है। तो ये भारतीय संविधान की एक अद्भुत विशेषता भी है क्या कि बिना किसी संवैधानिक संशोधन के संघीय ढांचे को असाधारण परिस्थितियों में एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। हमारे संविधान का जो ढांचा है वो संघीय है। संघीय ढांचे का अर्थ है कि जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने क्षेत्रों में शासन करती है। और एक होता है एकात्मक ढांचा, जिसमें एक ही सरकार होती है, वो होती है केंद्र सरकार। तो जैसे ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, लेकिन अमेरिका में, कनाडा में संघात्मक व्यवस्था है और हमारे संविधान में इसे वहीं से लिया गया है। तो सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक व्यवस्था रहती है, जिसमें केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में हमारा जो संविधान है, जब आपातकाल लागू कर दिया जाता है तो बिल्कुल बन जाता है एकात्मक, जिसमें केंद्र सरकार सबसे मजबूत सरकार के रूप में नज़र आती है। राज्य सरकारें या तो बिल्कुल शक्तिहीन हो जाती है या समाप्त ही हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो है संविधान एकात्मक बन जाता है। तो हम देखते हैं इसमें जिसमें राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। अब आपातकाल के 3 प्रकार हम देखते हैं कि 3 प्रकार कौन से हैं। 3 प्रकार है 352 अनुच्छेद, 356 और 360। ये 3 आपातकाल हैं। पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये 3 जो है आधार हैं पहले 352 की, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल इसको कहा जाता है। तो इसके 3 आधार है। एक तो युद्ध, या तो युद्ध चल रहा हो या बाहरी आक्रमण हो जाए भारत पे, या फिर भारत के अंदर ही लोगों द्वारा विद्रोह कर दिया जाए हथियारों के साथ, सशस्त्र विद्रोह। तो इन 3 परिस्थितियों में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल, 352 माफ़ कीजिए, का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे संविधान में ये भी देखने लायक है कि हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल न कह के इसको केवल आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया गया है। आपातकाल, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये यूज़ किया गया है। इसका हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल देखते हैं राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल। किसी राज्य विशेष में जो शासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, तो इसे ऐसी दशा में यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है तो उसे राज्य आपातकाल कहते हैं। इसके विभिन्न नाम हैं: राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और संवैधानिक आपातकाल। लेकिन संविधान में इसके लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये केवल बोलचाल की भाषा में है। राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। तो आपातकाल यूज़ शब्द नहीं किया गया है, केवल राष्ट्रपति शासन ही इसे कहा गया है। इसके अतिरिक्त
एक तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसका वर्णन है कि भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो यह अधिरोपित किया जाता है अनुच्छेद 360 में। तो कुल मिला के संक्षेप में हमें ये देखना है 352, 356, 360। 352 है जो 3 परिस्थितियां याद रखनी है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं और संविधान में इसके लिए आपातकाल की घोषणा शब्द का इस्तेमाल किया है। 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर और 360 भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में होने पर। ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं। फिलहाल हम अगली स्लाइड में देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 में दिया गया है, इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, इसको डिटेल में देखना होगा कि इसके 3 आधार हैं। हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं 3 आधार कौन है, युद्ध, बाहरी आक्रमण। इसको कहेंगे हम बाह्य आपातकाल। यदि युद्ध और बाहरी आक्रमण यानी विदेशों के कारण हो रहा है ये, जैसे पाकिस्तान या चीन ने भारत पे हमला कर दिया या पाकिस्तान या चीन से भारत का युद्ध चल रहा है, तो उस दौरान जो आपातकाल घोषित किया जाएगा उसे बाह्य आपातकाल कहेंगे। फिर सशस्त्र विद्रोह है आंतरिक कारणों से, इसलिए इसको आंतरिक आपातकाल कहते हैं। तो कुल मिला के 3 बहस है, 3 बहस को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया है। जिनके कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी भाग की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो गया, ये बड़ा कारण है, या खतरा आसन का अर्थ हुआ निकट है, तो राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत की सुरक्षा को कोई खतरा हो रहा है तो राष्ट्रपति इस आपातकाल की घोषणा कर सकता है, या खतरा निकट है, आसन है। ये 1978 में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस आपातकाल के हिसाब से। 1978 में इस 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या सिचुएशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे पहले क्या थी वो भी हम इसमें देखेंगे। तो इसको परवर्ती संशोधन या सुधार के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि एक बार आपातकाल की इस शक्ति का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया, वो हम आगे देखेंगे। इसलिए संविधान में संशोधन 44वां करके बहुत सी चीज़ों को चेंज किया गया, ये देख सकते हैं हम। पहले जो तीसरा कारण था सशस्त्र विद्रोह, इसके स्थान पे था आंतरिक अशांति या गड़बड़ी। आंतरिक अशांति में अशांति जैसे कोई आंदोलन हुआ तो वो भी अशांति कहलाएगी, या लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो भी अशांति कहलाएगी। तो इस आधार पे ही आपातकाल लागू किया जा सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति को हटा के इसके स्थान पे शब्द कर दिया सशस्त्र विद्रोह। तो अब विद्रोह हो और वो भी हथियारों के साथ, तभी इसको लागू किया जा सकता है। तो एक तो ये सुधार किया गया। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति अब इसकी घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ही करेगा, यानी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देगा लिखित में, वो भी तभी वो घोषणा करेगा। ये भी 44वें संशोधन द्वारा अमेंड किया गया है। लेकिन इससे पहले क्या था कि इससे पूर्व केवल प्रधानमंत्री की सलाह ही पर्याप्त थी, यानी प्रधानमंत्री केवल कह दे राष्ट्रपति को आपातकाल लगाइए तो वो लगा देता था, लिखित सलाह भी आवश्यक नहीं थी। बाद में मंत्रिमंडल को बताया जाता था कि आपातकाल लग गया है। तो ये सुधार किया गया। इस वजह से प्रधानमंत्री अब सर्वे सर्वा न बन के संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है उसका डिसीजन होता है, और वो भी लिखित में, ताकि भविष्य के लिए संदर्भ रखा जा सके। इसके उपरांत है अच्छा एक और चीज़ है, अनुच्छेद 352 ही है जिसमें मंत्रिमंडल की व्याख्या की गई है। ये आप जानते होंगे, 2 है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। एक है मंत्रिमंडल और दूसरा है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल हैं,
जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल है। हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग यहीं पे किया गया है, वरना वास्तव में जहाँ भी परामर्श की बात आती है तो मंत्री परिषद ही लिखा गया है। तो मंत्रिमंडल की व्याख्या जो है कि मंत्रिमंडल में शामिल है प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री, जबकि मंत्री परिषद में शामिल है प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री भी दोनों अधीनस्थ और स्वतंत्र प्रभाव वाले, और साथ ही साथ उपमंत्री। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद एक बड़ी संरचना है और मंत्रिमंडल उसके अंदर छोटा गोला है, छोटी संरचना है। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन द्वारा और क्या क्या सुधार किए गए। तीसरा देखिए, 44वें संशोधन द्वारा आपातकाल की घोषणा को पुनः न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। 38वां संशोधन किया गया था 1975 में। उसमें यह कहा गया कि आपातकाल की घोषणा होने के बाद कभी भी आपातकाल क्यों लागू किया गया, क्या कारण रहे, इसका न्यायालय जांच नहीं कर सकता। तो ये 38वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया था कि न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकते। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो 38वां संविधान संशोधन का यह प्रावधान था कि जांच या समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता, इसको हटा दिया गया। तो इस प्रकार न्यायालय के दायरे में आपातकाल को लाया गया। फिर है, घोषणा करने के 1 माह के भीतर इसका संसद से अनुमोदन जरूरी है, और ये भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा सुधार किया गया। जिस दिन आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, उस दिन से ठीक 1 माह यानी 30 दिन के भीतर इसको संसद में रखा जाएगा, और संसद में दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव, आपातकाल की घोषणा का जो प्रस्ताव है, ये पारित किया जाएगा। उसके उपरांत ही ये आगे जा पाएगा। अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे ये। इससे पहले ये अवधि 2 माह की थी, यानी 2 माह तक संसद से अनुमोदन के बिना भी आपातकाल लागू रह सकता था। तो इसलिए इसको इस 2 माह की अवधि को घटा के अब कर दिया 1 माह। तो इस प्रकार से 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभिन्न सुधार और प्रयास किए गए हैं। आगे हम देखते हैं घोषणा का अनुमोदन और उसकी समयावधि, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 44वें संविधान संशोधन 78 के पश्चात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित हो जाने के बाद 6 माह तक लागू रहती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए कि 1 महीने के भीतर, डिक्लेरेशन होने के 1 माह के भीतर उस प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों सदनों से वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का क्या अर्थ है हम नीचे देखेंगे। और उसके बाद वो बहुमत, विशेष बहुमत से संसद से पारित होने के बाद वो 6 माह तक ही लागू रहेगा। इसका मतलब है कि और यदि बढ़ाना है तो पुनः संसद से उसको पारित करवाना पड़ेगा, और इस प्रकार 6 माह, हर बार केवल 6 महीने के लिए लागू होगा। फिर आपको और लागू करना है तो संसद से फिर अनुमोदित कराओ, और फिर वो 6 महीने, तो 6 महीने करते हुए इसको अनंत काल तक चाहे जितना लागू किया जा सकता है, बशर्ते इसका संसद हर 6 महीने पे अनुमोदन कर दे, वो भी विशेष बहुमत से। तो विशेष बहुमत एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे पहले क्या था? इससे पहले यह था कि एक बार संसद इस घोषणा को साधारण बहुमत से, देखिएगा 44वें संविधान संशोधन से पहले की स्थिति कि एक तो 44वें संशोधन ने अनिवार्य कर दिया कि अब बहुमत कौन सा होना चाहिए? विशेष, जबकि 44वें से पहले था साधारण बहुमत। दूसरी चीज़ है कि जहाँ यह केवल 6 महीने लागू करने की बात करता है, यानी हर 6 महीने बाद इसका रिन्यूअल करना पड़ता है, री अप्रूवल करना पड़ता है संसद से। वहीं पर पहले यह था कि यदि एक बार साधारण बहुमत से अनुमोदित कर दे तो फिर इसको
मंत्रिमंडल जब तक चाहे लागू रख सकता था। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब जो है मंत्रिमंडल की इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, ये संसद की इच्छा पे डिपेंड करता है। इसके अलावा तो ये दुरुपयोग रोकने का एक प्रयास है। इसके अलावा एक उल्लेखनीय चीज़ ये भी है कि जैसे घोषणा होने के समय या घोषणा होने के 1 माह के भीतर लोकसभा का विघटन बिना घोषणा का अनुमोदन किए हो जाए, यानी जिस दिन घोषणा हुई उस दिन लोकसभा मान लीजिए अस्तित्व में नहीं है, उसका विघटन हो चुका है, भंग हो चुकी है, या घोषणा हुई आज, जैसे उदाहरण लीजिए कि आज दिनांक है 12/10/2020, आज आपातकाल की घोषणा हुई और आज लोकसभा है ही नहीं अस्तित्व में, उसका विघटन हो चुका है, या आज घोषणा हुई लेकिन 1 माह यानी इस तारीख के 1 माह बाद 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा का विघटन हो जाता है, इसलिए लोकसभा उस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं कर पाती है, लेकिन राज्यसभा उसको अनुमोदित कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब लोकसभा के चुनाव हो या लोकसभा का पुनर्गठन हो, तो उसके बाद जो उसकी पहली बैठक होती है उसके ठीक 30 दिनों के भीतर भीतर लोकसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह घोषणा निष्प्रभावी हो जाएगी। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि 30 दिन के अंदर अंदर नई लोकसभा जो बैठती है, जिस दिन उसकी पहली मीटिंग होती है, उसके विथिन 30 डेज इसका जो है अनुमोदन कर दिया जाना परम आवश्यक है, बशर्ते इधर तब तक राज्यसभा का अनुमोदन प्राप्त हो जाए। बात आई विशेष बहुमत क्या होता है, तो विशेष बहुमत साधारण बहुमत को समझे। विशेष बहुमत का अर्थ होता है कि एक सदन है उसके कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, यानी 50% + 1। एक तो कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, और दूसरी है कि उस सदन में जो उपस्थित होकर मतदान करते हैं उनका 2/3 से यह पारित होना चाहिए, यानी कम से कम, सीधी सादी बात है, कम से कम तो 50% + 1 और साथ ही साथ उनका 2/3 द्वारा, कौन, कुल सदस्य का 50% है, ये ध्यान रखिएगा, कुल सदस्य का 50%, और जो दूसरे सदस्य हैं जो उपस्थित हैं मतदान कर रहे हैं उनका 2/3, उनके संख्या का 2/3। जैसे मान लीजिए कि एक सदन में, हम सिंपल गणित की सरलता के लिए उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लीजिए राज्यसभा में वैसे 250 है, पर हम मान लें कि राज्यसभा में 90 सदस्य कुल है, तो कुल 90 सदस्य का मतलब हुआ कि एक तो है कि कम से कम 46 सदस्य जरूर इसके पक्ष में मतदान करें, और साथ ही साथ इसके 2/3। अब 2/3 का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि 90 सदस्य हैं और 90 सदस्यों में से उपस्थित और मतदान करने वाले मान लीजिए 60 ही सदस्य हैं, तो 60 सदस्य का अर्थ हुआ कि 60 सदस्य का 2/3 यानी 60 × 2/3 = 40। ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा क्योंकि 2/3 की शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन इधर 46 जो है 90 का, उसकी शर्त पूरी नहीं हो रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इधर तो आधे से एक ज़्यादा हो, और साथ ही साथ इधर जो उपस्थित हुए यानी 60, और उनका जो मतदान और उपस्थित और मतदान जो उन्होंने किया उसका 2/3 का फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है, तभी ये पारित होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए 80 उपस्थित हुए, तो 80 का 2/3 यानी 160/3, 15 और 1 3 53, तो 53-54 सदस्य इसके पक्ष में वोट डाले तब यह पारित होगा। तो एक विशेष बहुमत का सिंपल अर्थ है कि एक तरफ तो कुल का तो आधा + 1, और दूसरी तरफ उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 सदस्य। इतने सदस्य यदि मतदान करके उसको पारित करते हैं तो वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा, ये विशेष बहुमत हुआ। जबकि एक होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में सिंपल है,
उपस्थित व मतदान करने वालों का 50% + 1। ये सिंपल है, उसमें 2 शर्तें नहीं है, उपस्थित कुल का उसमें मैटर नहीं है। तो इस प्रकार से ये बहुमत का मैटर हुआ। अब देखते हैं हम इसी में घोषणा की समाप्ति, कि ये घोषणा कब समाप्त होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक दूसरी घोषणा द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति ये घोषणा कर दे कि आज से आपातकाल समाप्त किया जाता है, तो उसी दिन से आपातकाल समाप्त हो जाएगा। इसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए कि राष्ट्रपति तो घोषणा नहीं करता है, लेकिन संसद माफ़ कीजिए लोकसभा साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि अब जो है आपातकाल जारी नहीं रहेगा, तो राष्ट्रपति को उसी दिन इसकी आपातकाल की घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक है। तो 2 तरीके हैं, एक तो राष्ट्रपति विड्रॉ कर ले इसको एक दूसरी घोषणा करके कि आज से आपातकाल जारी नहीं रहेगा, और दूसरा है कि लोकसभा साधारण प्रस्ताव पारित कर दे। साधारण, केवल साधारण का मतलब उपस्थित प्लस मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50% + 1, तो उसी दिन से जो है यह समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि उसी दिन इसको समाप्त कर दें। एक और प्रावधान है इसमें समाप्ति के संबंध में कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया प्रावधान है कि यदि लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10, यानी लोकसभा के कुल जो सदस्य हैं, जैसे 543 हमारे लोकसभा के कुल सदस्य हैं, का 1/10 यानी बटा 10 बराबर 54 या 55 सदस्य, तो 55 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को तो तब जब संसद का सदन चल रहा है, लोकसभा चल रही है तब, और राष्ट्रपति को तब जबकि सदन नहीं चल रहा है, लिखित में एक नोटिस देकर घोषणा के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए चर्चा करने हेतु बैठक बुलाने की मांग करे, तो 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है। सिंपल है कि 1/10 सदस्य 55 सदस्य जाते हैं लोकसभा स्पीकर के पास या प्रेसिडेंट के पास तो तब जबकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा सत्र में नहीं है, और यदि सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, और यह कहते हैं कि भाई जो अभी आपातकाल लागू है, हम उस आपातकाल को अस्वीकार करने के प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं। तो फिर ज़रूरी है कि 14 दिन के भीतर लोकसभा अध्यक्ष या प्रेसिडेंट जो भी है 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक बुलाए, ताकि वो लोग इस पर चर्चा या विमर्श कर सकें। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि आपातकाल की घोषणा के प्रभाव क्या होते हैं। आपातकाल की घोषणा के प्रभावों को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग हैं, एक तो है केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों पे क्या प्रभाव होते हैं, दूसरा है मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव होते हैं, और तीसरा है कि लोकसभा और विधानसभाओं की जो कार्यकाल है उस पर क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे कि लोकसभा केंद्र और राज्य संबंधों पर इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो इनके 3 वर्ग बनाए गए हैं। पहला है कार्यपालक, यानी राज्यों की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, कार्यपालक जो शक्ति होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं विभिन्न प्रकार की नियुक्तियाँ करने के, तो ऐसे ही अन्य पावर, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये देखेंगे कि कार्यपालक शक्तियाँ हालांकि राज्यों के पास ही रहती है, लेकिन केंद्र उनको निर्देश जारी कर सकता है कि उन कार्यपालक शक्तियों का उपयोग कैसे करना है, उन तरीकों के बारे में। तो राज्य सरकार कुल मिला के केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है, यद्यपि राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है, यानी राज्य सरकार की स्थिति एक कठपुतली जैसी हो जाती है। दूसरा है विधायी शक्तियाँ, विधायी वित्तीय लिख दिया है यहाँ पर, गलत है, ये विधायी शक्तियाँ हैं। विधायी शक्तियों का अर्थ है विधान मंडल, राज्यों के जो विधान मंडल हैं उनकी कानून बनाने की शक्ति, तो वो जो है निलंबित हो जाती है, क्योंकि राज्य सूची के जो विषय हैं, हम जानते हैं कि 3 प्रकार की सूचियां हैं,
राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर जो है राज्य कानून बनाते हैं, केंद्र सूची पर या संघ सूची पर संसद कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। तो अब राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर अधिकार हो जाता है संसद का, यानी उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास चला जाता है। इस प्रकार जो संसद कानून बनाएगी आपातकाल में, वो कानून आपातकाल खत्म होने के 6 माह बाद तक भी लागू रहेगा। इसके अलावा वित्तीय शक्तियों की बात करें तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में ये व्यवस्था है कि कुछ कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और जिनकी वसूली भी केंद्र करता है, उनसे उनका एक भाग, उस आय का एक भाग राज्यों को दिया जाता है। साथ ही साथ कुछ कर ऐसे होते हैं जिनकी संपूर्ण राशि राज्यों को दी जाती है। तो ऐसी दशा में कहने का अर्थ है कि केंद्र से राज्यों को धन जाता है, लेकिन आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति इन प्रावधानों को निलंबित, संशोधित या समाप्त कर सकता है। तो ऐसी दशा में केंद्र से राज्यों को जो धन जाएगा वो कम हो सकता है या समाप्त हो सकता है। ये जो प्रावधान है, ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर जो फर्क पड़ता है, ये उस वित्तीय वर्ष में, जिस वित्तीय वर्ष में आपातकाल समाप्त होता है, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक। वित्तीय वर्ष आप जानते हो 31 मार्च को समाप्त होता है। तो जैसे आपातकाल मान लीजिए दिसंबर में समाप्त हुआ, तो ये जो सस्पेंशन है वित्तीय संबंधों का, ये 31 मार्च तक, दिसंबर के बाद जो 31 मार्च आ रहा है वहाँ तक चलेगा। तो ये वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक चलता रहेगा। इस प्रकार से हमने इस स्लाइड में ये देखा कि केंद्र राज्य संबंधों में जो 3 प्रकार के संबंध है, यानी कि कार्यपालक संबंध, वित्तीय संबंध और विधायी संबंध, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत सिंपल है कि संसद जो है कानून बनाकर लोकसभा और विधानसभा दोनों का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है। यानी वैसे 5 वर्ष होता है इनका कार्यकाल, हम जानते हैं, लेकिन संसद जब आपातकाल लगा हो तो संसद का अर्थ है लोकसभा और राज्यसभा दोनों ये साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर दे तो लोकसभा का और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ जाता है। ऐसा वो कितनी बार कर सकती है, यानी हर बार जो है कानून बनाकर या विधेयक पारित करके कार्यकाल को 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ये जो विस्तार है इसका ध्यान रखना है कि आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक ही लागू रहेगा। उदाहरण के रूप में मान लीजिए दिसंबर में कार्यकाल बढ़ाया 1 वर्ष, 1 वर्ष दिसंबर में कार्यकाल बढ़ाया और उसके बाद अगले वर्ष के फरवरी में जो है आपातकाल समाप्त हो गया। तो इसका मतलब है दिसंबर से फरवरी तक कार्यकाल चला, यानी मान लीजिए 3 माह, मान लीजिए ये 3 माह ये चला। अब 3 माह प्लस अब 6 माह और रहेगा, यानी फरवरी के बाद जो 6 माह आएंगे, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो अगस्त में जो है कार्यकाल फिर समाप्त हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये निकला कि कार्यकाल इस बार केवल बढ़ पाया केवल 9 महीने का, 3 और 6। इसका कारण है कि जब आपातकाल समाप्त हो जाए तो फिर कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं बढ़ सकता है। तो बाकी यदि आपातकाल चलता रहे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जितना भी है, तो तब तक कार्यकाल 1-1 साल बढ़ता जाएगा। लेकिन जो ही आपातकाल समाप्त हुआ उसके बाद कार्यकाल का विस्तार केवल 6 महीने ही होगा। अब है महत्वपूर्ण मूल अधिकारों पर प्रभाव। जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं उन पर प्रभाव, उससे संबंधित 2 अनुच्छेद है, 358 और 359। 358 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 19 जो मूल अधिकारों का अनुच्छेद है और उसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता अपने को प्रदान की गई है।
तो उन 6 स्वतंत्रताओं को सस्पेंड यानी निलंबित कर देता है। और यह निलंबन करने के लिए राष्ट्रपति को कोई पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात आपातकाल की घोषणा ही अनुच्छेद 19 का निलंबन है। और जो ही आपातकाल समाप्त होता है, अनुच्छेद 19 पुनः जीवित हो जाता है। जबकि अनुच्छेद 359 कहता है कि अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य जितने भी मूल अधिकार हैं उनके निलंबन की बात इसमें वर्णित की गई है। लेकिन अन्य जितने भी मूल अधिकारों में भी अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा जो प्रदत्त मूल अधिकार है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वाले, उनको छोड़ करके शेष जो मूल अधिकार हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति को इन मूल अधिकारों को सस्पेंड करने के लिए अलग से आदेश जारी करना पड़ेगा। यानी जहाँ 358 में अनुच्छेद 19 को सस्पेंड करने के लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपातकाल की घोषणा है वही अपने आप में आदेश है। लेकिन अनुच्छेद 359 कहता है कि आपातकाल की घोषणा से कुछ नहीं होगा। यदि बाकी के मूल अधिकारों को सस्पेंड करना है तो राष्ट्रपति का एक अलग आदेश आना चाहिए जिसमें कौन कौन से मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा रहा है उनका उल्लेख किया जाए। फिर उसके बाद इस आदेश को संसद से जो है अनुमोदन होना भी, इसका या मंजूरी मिलना भी जरूरी है। अनुच्छेद 359 और 358 में यदि हम अंतर देखें तो इस तरफ के 358 के अंतर हैं और इधर 359 है। तो यह देख सकते हैं 358 अनुच्छेद 19 से संबंधित है, जबकि 359 अन्य सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका उल्लेख राष्ट्रपति के आदेश में किया जाता है। फिर है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, ये हम देख चुके हैं। लेकिन 359 के अधीन आने वाले अधिकारों के निलंबन के लिए राष्ट्रपति को अलग से आदेश जारी करना पड़ेगा। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 359 बाह्य आपातकाल में लागू होता है, यानी अनुच्छेद 19 का निलंबन आप केवल तभी करोगे जब बाह्य आपातकाल हो। आंतरिक आपातकाल यानी सशस्त्र विद्रोह, उसमें जो है निलंबन नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 19 का। लेकिन अन्य मूल अधिकारों का बाह्य और आंतरिक दोनों में जो है निलंबन किया जा सकता है अनुच्छेद 359। आपातकाल की जो 358 है, आपातकाल की पूरी अवधि तक आपातकाल घोषित हुआ उस दिन लागू होगा और समाप्त होगा जिस दिन आपातकाल समाप्त किया जाता है। लेकिन जो 359 है, यह राष्ट्रपति ने जो अलग से आदेश जारी किया है उसमें कितनी अवधि तक के लिए इनको सस्पेंड किया तब तक ही लागू होगा। जैसे मान लीजिए आपातकाल 2 साल के लिए लागू रहा, लेकिन राष्ट्रपति ने 359 के अधीन जो आदेश जारी किया है उसमें इन मूल अधिकारों को 1 वर्ष के लिए ही निलंबित किया है, तो आपातकाल 2 साल चलेगा, लेकिन अन्य मूल अधिकारों का निलंबन केवल 1 साल होगा। इसी प्रकार जो 358 है वो पूरे देश में लागू होता है, जबकि 359 जो है पूरे देश में भी लागू हो सकता है या देश के किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 19 जो है उसमें जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, माफ़ कीजिए, उनका पूरी तरह निलंबन करता है, यानी 6 की 6 स्वतंत्रताएं निलंबित होती हैं। लेकिन 359 ऐसा नहीं करता है। वो कहता है कि राष्ट्रपति के आदेश में जो अधिकारों का वर्णन किया है कि भाई ये निलंबित कर रहे हैं, बस वही होंगे, सब नहीं होंगे। और उसमें भी 20-21 को तो कर ही नहीं सकता राष्ट्रपति आदेश जारी करके भी। तो इस प्रकार ये 358 और 359 में अंतर था। यह हमारा राष्ट्रीय आपातकाल के ऊपर वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब देखेंगे कि राज्य आपातकाल क्या है और वित्तीय आपातकाल क्या है, अर्थात अनुच्छेद 356 और 360।